वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीदी की पढ़ाई। इन दिस वीडियो, अब इस वीडियो से हम लोग एक स्टार्ट करेंगे सीरीज दैट इज दिल्ली सल्तनत। हम लोग इस सीरीज में पूरा दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी से, एक एक इंपॉर्टेंट रूलर्स को देखेंगे, उनके जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे हम उनको देखेंगे उनके द्वारा लिए गए। देन हम लोग ऐसे ही कैरी ऑन करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो जो सबसे पहले हम जिस डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियसली बात है दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो क्या थी? हमारी स्लेव डायनेस्टी, मुस्लिम की बात हो रही है। ओके, बिकॉज आपको तो पता ही होगा लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लास्ट हिंदू रूलर कौन था? विक्रमादित्य हेमू। इतना आपको पता होगा पहले से। विक्रमादित्य हेमू कौन से बैटल में हार रखा था? 1556, जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है बिटवीन बैरम खान और हेमू की सेना के बीच में, उसमें वो हार जाते हैं और अल्टीमेटली हिंदू मतलब लास्ट रूलर थे। उसके बाद तो मुस्लिम रूल ही आए और उसके बाद जो है अंग्रेजों का ही शासन रहा, लास्ट हिंदू रूलर थे। तो चलो अभी हम ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी। 1206 से लेकर 1290 तक जिसने दिल्ली की सियासत पे राज किया, दिल्ली की गलती पे राज करा, इसे ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। गुलाम वंश, इसका ये नाम पड़ने के पीछे कारण क्या था? अभी तक हम देखते आए हैं जैसे बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी स्थापित करी तो फिर समझ में आता था नाम, बट इसका गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा? बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? गुलाम थे। किसके गुलाम थे? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मोहम्मद गोरी के बारे में। दिल्ली सल्तनत की जो कहानी शुरू होती है ना, वो इसी बंदे से स्टार्ट होती है। सबको पता है हमें कि दिल्ली में, भारत में जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आ रखा था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। बट मोहम्मद बिन कासिम का ना एक ही मकसद था, भाई पैसा लूटो और अपने देश को वापस ले जाओ। लेकिन मोहम्मद गोरी अलग था। मोहम्मद गोरी को जो है ना एक्सपेंशन करना, मतलब बेसिकली इस बंदे का एम क्या था ना कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करूँ साथ साथ में। ओके, तो फिर तब यहाँ से ये कहानी शुरू हो जाती है। अगर अब बात करी जाए ना मोहम्मद गोरी के बारे में, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के एक छोटे से किंगडम से था। उसका इंटरेस्ट था कि वो नॉर्थर्न इंडिया को जो है कॉन्कर करे और उसे अपने किंगडम में जोड़े। बेसिकली अभी तक जितने भी रूलर्स हैं उनका ऐसा नहीं था, उनका पैसिव काम था पैसा लूटो, माल लूटो और जाओ। लेकिन इस बंदे ने टेरिटरी भी एक्सपेंड करनी थी और रिलीजन भी अपना। अगर सबसे पहले इसके इन्वेजन की बात करी जाए 1175 में ये बंदा क्या कर देता है? मुल्तान को लूट लेता है, मुल्तान में इन्वेजन कर लेता है। सॉरी, उस समय पे ना मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था, इतना पैसा था। उसके बाद ये बंदा रुकने वालों में से नहीं था। 1179 ठीक 4 साल के बाद पेशावर, फिर 1182 सिंध और 1185 सियालकोट को भी क्या कर दिया इसने अपनी टेरिटरी में जोड़ दिया। उसके बाद जो है हमारा 1186 में ठीक इसके 1 साल के बाद ये बंदा क्या करता है? पंजाब को भी कैप्चर कर लेता है। कौन? मोहम्मद गोरी। अगर इसके बाद बात करी जाए ना, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स इनने लड़े थे डायरेक्टली पूछता है एसएससी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा? इनको हरा दिया। किसको? मोहम्मद गोरी को। लेकिन ये क्या कर देते हैं? उसको जिंदगी बख्श देते हैं, उसको मारते नहीं हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, बिकॉज ठीक 1 साल के बाद मोहम्मद गोरी फिर से अपनी सेना इकट्ठा करके, फिर से अपनी ताकत एकजुट करके सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है? हरा देता है। उसके बाद जो है 1194 का वो साल था जब ये क्या करते हैं? जयचंद को हरा देते हैं इन द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर की लड़ाई में ये क्या कर देते हैं? जयचंद को हरा देते हैं, जो कहाँ के? कन्नौज के राजा थे उस समय पे। उसके बाद अगर बात करी जाए ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो मोहम्मद गोरी के बारे में जब आप पढ़ोगे, जो एक इंपॉर्टेंट नाम बार बार आएगा वो था बख्तियार खिलजी। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, मेरी कोचिंग में भी मैंने देखा था, वो खिलजी डायनेस्टी के साथ इस बंदे को रिलेट करते थे, लेकिन नहीं। बख्तियार खिलजी कौन था ना? गोरी का कमांडर था जिसने नालंदा को आग लगाई थी। इन लोगों का मेन काम, इन लोगों का नालंदा को आग लगाने के पीछे का आइडियोलॉजी ये थी कि ये नए सिरे से अपना खुद का इतिहास लिखने वाले थे। इन लोगों ने नालंदा को आग लगा दी थी और बख्तियार खिलजी गोरी का इतना एफिशिएंट कमांडर था कि इसने क्या जो है ना, बंगाल का रूलर था जो लक्ष्मण सेन, सेना डायनेस्टी का, उसको भी हरा दिया था। काफ़ी इवन अगर बात की जाए बख्तियार खिलजी की, तो बिहार को और बंगाल को जिसने जीता था वो बंदा भी बख्तियार खिलजी ही था। उस समय में कहा जाता था जब इन्होंने नालंदा को आग लगाई थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि एटलीस्ट उसमें मतलब 3 महीना लगा था नालंदा को जलाने में, लेकिन स्टिल वो कंप्लीटली जला नहीं पाए थे और कुछ इतिहास के साक्ष्य हमारे पास बचे रह गए। ओके, तो फिर अब ये तो कहानी थी मोहम्मद गोरी के बारे में, एक लुटेरा जो भारत की ज़मीन पे आता है। अब उसके बाद ना कहानी फिर से अब क्या होता है? 1206 में मोहम्मद गोरी की हो जाती है डेथ।
और वो अपने पूरा साम्राज्य यहाँ का छोड़ के जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक में। वो पहले ही छोड़ के चला गया था, लेकिन 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। और 1206 में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को जो है वहाँ का सिपाही सलार घोषित कर देता है। ये अपने आप को राजा नहीं घोषित करता, ये अपने आप को क्या करता है, मालिक या सिपा सलार घोषित करता है। ओके, अगर बात की जाए इसकी कैपिटल की, इसकी कैपिटल लाहौर थी। और ऑफन ना ज़्यादातर जो लोग थे वो इसको क्या बुलाते थे, लाख बख्श बुलाते थे। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब इसको लाख बख्श बुलाने के पीछे की कहानी क्या है, जबकि इसने सिर्फ 4 ही साल दिल्ली की सल्तनत पे राज किया था। इस बंदे को कहा जाता है ना बहुत ज़्यादा मतलब जैसे गरीब होते थे या जो जिनको ये समझता था कि इनको मदद की ज़रूरत है, उनको पैसे देता था, उनको गिफ्ट देता था। इस वजह से क्या कहा जाता था, इसको लाख बख्श कहा जाता था। ओके, इसने कोई भी ना फ्रेश कॉन्कर्स नहीं करी। ऐसा नहीं है कि इसका मालिक गोरी मर गया है, मैं कुछ नई टेरिटरीज जोड़ूं ना बेटा। 4 साल गद्दी में बैठा, जितना जुड़ा हुआ मिला उसी पे अच्छे से इस बंदे ने राज कर लिया। अगर बात कही जाए ना, ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ, किसकी फाउंडेशन को लेड करता है, कुतुब मीनार की। ओके, आगे आई थिंक मैंने इसको ऐड ऑन नहीं किया, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। कुतुब मीनार जो महरौली में है, दिल्ली से जो लोग हैं उनको पता होगा महरौली में कुतुब मीनार है। उसका फाउंडेशन भी जो है, उसकी नींव कौन रखता है, हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे रखा जाता है, ये बहुत बार SSC पूछ चुका है। तो फिर इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ सूफी सेंट। एक सूफी सेंट थे हमारे, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी। तो फिर उनके नाम पे क्या रखा जाता है, कुतुब मीनार इसका नाम रखा जाता है। इनकी डेथ जो है ना, पोलो खेलते समय हो गई थी। लाहौर में ये चौखान खेल रहे थे, जिसको पोलो कहा जाता है। उस वजह से क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। एक चीज़ और याद रखना, इंडिया में पोलो को इंट्रोड्यूस किसने करा, तो फिर उसका भी क्रेडिट जाता है टर्किश थे, जो पर्शियन थे, उन्होंने इंडिया में क्या करा, पोलो को भी इंट्रोड्यूस किया था। अगर उसके अलावा बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई कुछ फेमस इमारतों के बारे में, तो फिर वो है हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू कहाँ पे, दिल्ली में। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनके बेटे के बारे में। इनके मरने के बाद 1210 में जब ये मरते हैं, इसके बाद गद्दी में बैठता है आराम शाह। जैसा बंदे का नाम वैसा ही उसका काम। बहुत ज़्यादा आराम तरफी इंसान था। इसका काम धंधे में मन लगता ही नहीं था बिल्कुल भी। एक नंबर का वीक वर्डलेस रूलर था, जिसको देख के मतलब गवर्नर भी इतने परेशान हो गए थे ना, इसके प्रजा वाले भी, कैसे इस राजा से छुटकारा पाएं। और अल्टीमेटली इसके बाद जो है ना, गद्दी पे बैठता है हमारा, इसको हटाने के बाद, गवर्नर ऑफ बदायूं, BADAUN, बदायूं। कौन था गवर्नर ऑफ बदायूं उस समय में, इल्तुतमिश। अगर इल्तुतमिश की बात की जाए, यही वो बंदा है जिसने असल मायने में जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसको ऑफन कहा जाता था ना स्लेव ऑफ स्लेव। क्यों कहा जाता, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। और इल्तुतमिश जो है इनका बेटा नहीं है, आराम शाह बेटा है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि आराम शाह वॉज द बेटा ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुछ इसको मानने से डिनाई करते हैं। वैसे भी वीक रूलर था, उसके बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि इतिहास ने हमेशा मजबूत राजाओं को ही सराहा है। अगर इल्तुतमिश की बात करी जाए तो फिर ये उनके जमाई थे। ओके, ये उनके जमाई थे, दामाद थे, सन इन लॉ थे। तो फिर इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव, बिकॉज जमाई ऑब्वियसली बात है कुतुबुद्दीन ऐबक का था, तो गुलाम ही होगा उनका। अब उसके बाद अगर बात करी जाए ना, इनका जो सबसे पहला काम था, पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश। सबसे पहले इनका रिजाइन 1211 से 1236 के बीच में। अब जो है ना, आराम शाह को हराने के बाद गद्दी में बैठते हैं, आप देख चुके हैं। ये रियल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के। इन्होंने बहुत सारी किंगडम्स को जीता और उन्हें अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाया। जैसे अगर आप और इन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट्स को भी सप्रेस किया था, जो एम्बिशियस नोबल थे, जैसे हमारे ग्वालियर के थे, अजमेर के थे, मालवा के थे, रणथंबोर के थे। इन सबको सप्रेस करने का काम भी हमारा किसने कर रखा था, इल्तुतमिश ने। लाहौर हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कैपिटल थी, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के लाहौर से कैपिटल दिल्ली पहुंचाने का काम भी किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। अगर बात कही जाए ना, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इक्ता सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड सेटल द इक्ता एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इन्होंने ना चालीसा भी फॉर्म करी थी, जिसको तुरान-ए-40 चालंगनी भी कही जाती है। मतलब 40 होशियार लोगों का, पावरफुल टर्क्स का जो है ना, टर्किश नोबल्स का एक ग्रुप बनाया गया था, जहाँ से दिल्ली सल्तनत को फिर से एक नया बादशाह मिलने वाला था, जो था बलबन।
इसी चालीसा का पार्ट था, इसलिए याद रखना जब मैं बलबन के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको चालीसा उस समय में याद होनी चाहिए। किसने स्टार्ट करी है? हमारे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ना अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे चलते थे। वो ऐसा नहीं था कि उस समय की हर रूढ़िवादी सोच को मानते थे। इसी के चलते जो है उन्होंने 1236 में जब इल्तुतमिश का देहांत होता है उस समय वो अपना सक्सेसर रज़िया सुल्तान को घोषित करके जाते हैं। इवन आज जब प्रॉपर्टी नहीं मिलती उस समय में इल्तुतमिश ने जो है ना रज़िया सुल्तान को अपना वारिस घोषित कर दिया था। लेकिन अभी हम चलो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने सिल्वर और कॉपर कॉइन्स भी क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किए थे। ये एसएससी डायरेक्ट पूछता है। सिल्वर कॉइन्स जिन्हें टंका कहा जाता था और कॉपर के कॉइन जिन्हें जीतल कहा जाता था। ओके, अब उसके बाद ना एक चीज़ और रखना, ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अरेबिक कॉइन्स इंडिया में क्या कर रखे थे, इंट्रोड्यूस कर रखे थे। इन्होंने हौज ए शमशी बनाया महरौली में। और उसके बाद अगर बात एक और चीज़ ना याद रखना, इन्हें जो ऑफन कहा जाता है फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। किसे? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश इज ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। इन्होंने जो है ना महाकाली टेम्पल, आपको जैसे पता है महाकाल का एक मंदिर है उज्जैन में, महाकाल के टेम्पल को 1235 में डिस्ट्रॉय भी करा था। इतना याद रखना, 1235 में जिसने महाकाल का मंदिर डिस्ट्रॉय करा था उज्जैन का, वो कौन थे? हमारे इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया चालीसा फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल टर्किश नोबल नोन एज चालीसा। कुतुब मीनार, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे तो शुरू हो गया था कंस्ट्रक्शन, बट बंदा पोलो खेलते समय पहले ही मर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन क्या कंप्लीट करा। बिल्ड द फेमस सुल्तान घरी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इस्लामिक मौसलम इन इंडिया। ये टॉम बिल्डिंग ऑब्वियसली मैंने पहले कहा ही ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। तो फिर इन्होंने ही जो है ना फेमस सुल्तान घरी का जो टॉम्ब है वो इन्होंने ही बना रखा था, जिसको इस्लामिक मौसलम कहा जाता है, इंडिया का पहला मतलब इस्लामिक टॉम्ब जहाँ पे शव को जो है दफनाया जाता है। उसके बाद जो है ना काफ़ी इफेक्टिव डिप्लोमेट भी थे हमारे, बिकॉज मंगोल खान जब जो है ना मतलब मंगोल रूलर चंगेज़ खान के बारे में तो इतिहास में हर कोई जानता है। जब चंगेज़ खान जो है ना अपने दुश्मन के एक दुश्मन थे उनके, जब वो इनके पास आते हैं, किसके पास? इल्तुतमिश के पास, कि प्लीज़, जलालुद्दीन था उनका नाम, जलालुद्दीन जब आते हैं इल्तुतमिश के पास कि प्लीज़ सर आप मुझे जो है शरण दे दीजिए अपने वहाँ पे, तो फिर ये मना कर देते हैं, बिकॉज इन्हें पता था चंगेज़ खान के सामने जीतना लगभग नामुमकिन था। तो फिर काफ़ी डिप्लोमेटिकली खेलते हैं, उसको पनाह देने से मना कर देते हैं, और जिस वजह से इंडिया मंगोल इन्वेजन से बच जाता है, बिकॉज चंगेज़ खान से लड़ना एट दैट टाइम काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी थी। ओके, नेक्स्ट इज डॉटर एज द सक्सेसर। पहला राजा जिसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चूज हिज डॉटर रज़िया सुल्तान एज हिज सक्सेसर, बिकॉज उसका मानना था मेरे बेटे तो किसी काम के हैं नहीं, और वो खुद भी देख चुका था आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का नाकारा बेटा था, मैंने उसको मार के गद्दी में बैठ गया। इस वजह से बोलता है कि भाई पूरे राजपाट मेरी बेटी के हाथ में दे दो। उसके बाद 1236 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन रज़िया सुल्तान के लिए जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठना इतना आसान भी नहीं था, बिकॉज इल्तुतमिश के जो नाकारे बेटे थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये 1236 में क्या करते हैं ना, उस समय की बात है 1236 की, जिस समय में औरतें पर्दे में रहा करती थी। उस समय में रज़िया सुल्तान को एज अ रूलर एक्सेप्ट करना 40 के मेंबर्स के लिए और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर वो क्या करते हैं, इनके इस बेटे को जो है गद्दी में बैठा देते हैं। ये सबसे बड़ा बट ये भी क्या था, एक वॉर्डलेस आदमी था बिल्कुल, जिसके पापा ही उसके अंदर काबिलियत नहीं देख पाए थे, तो फिर नाकारा था। इसके बाद जो है क्या होता है, फाइनली नोबल्स इसको हटा देते हैं, और उसके बाद गद्दी चली जाती है रज़िया सुल्तान के हाथ में, और 1236 से लेकर 1240 पे दिल्ली को मिलती है अपनी पहली फीमेल सुल्तान। ओके, उसके बाद अगर बात कही जाए ना, रज़िया सुल्तान वॉज द फर्स्ट फीमेल और लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। उसके ना पहले हुआ ना बाद हुआ, इवन इंडिया ऑल्सो। उसके बाद जो है ना इन्होंने पर्दा सिस्टम को भी क्या कर दिया था, बिल्कुल ही त्याग दिया था, और बहुत सारे जो है ये नई स्टेप्स लेके आई थी ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट हो सके। बट स्टिल उनका फीमेल होना उनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन जाता है। उनकी शादी होती है विद अल्तुनिया, ALTUNIA अल्तुनिया। बट जब वो वापस आ रहे होते हैं दिल्ली की तरफ, तब उनके पति को और उनको मार दिया जाता है। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के बेटे बहरम शाह के द्वारा। और उसके बाद जो है यहीं से एक हिस्टोरियन कभी कभी लिखते भी हैं ना इनके बारे में कि हर ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट शी वॉज अ लेडी। सिर्फ एक ही गलती थी उनकी कि वो महिला के रूप में जन्म लेती हैं। उसके बाद 3 और इनएफिशिएंट रूलर मिलते हैं दिल्ली को। उसके बाद गद्दी में बैठते हैं हमारे बलबन। तो फिर बलबन के बारे में हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।